जो जिसने बेटा लुधियाने की टिकट ली थी ना, वो आदमी लुधियाना पहुंच गया, क्योंकि उसने लुधियाने के लिए सोचा था दिमाग में। जिसने रतलाम की टिकट ली, जिसने अमृतसर की टिकट ली, जिसने मुंबई की टिकट ली, वो बेटा अपने अपने स्टेशन पे उतर गए। और एक आदमी आज भी 10 साल से उस रेलवे स्टेशन पे खड़ा ही है। क्यों? क्योंकि उसने सोचा ही नहीं कहा जा रहा है। तो पहली बात तो आप सोचिए बेटा, सोचना बहुत जरूरी है कि मुझे जाना कहां है, मुझे कहां जाना है, ये सोच तो लीजिए पहले आप। अरे किधर जाना है पहले ये तो डिसाइड कर लीजिए, कौन से स्टेशन पे। अरे कोई बच्चा ये सोच रहे मुझे जयपुर जाना है, हो सकता है गोविंदपुरा में बस खराब हो जाए, वो गोविंदपुरा उतर जाए, लेकिन जाएगा तो वो जयपुर, थोड़ी देर बाद जाएगा, दूसरी गाड़ी बैठ जाएगा। अरे जयपुर जाने की सोचा तब जयपुर गया ना। अब कोई आदमी सोचे ही नहीं मुझे कहां जाना है, तो पहली बात तो आप सोच लीजिए कि आपको जिंदगी में करना क्या है। आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको सर IITN बनना है, आपको कृषि अधिकारी बनना है, आपको क्या करना है, पहले तो उस स्टेशन के बारे में सोचिए कि आपको जाना क्या है। अगर आपने उस स्टेशन के बारे में दिमाग में कोई बात आई नहीं, तो बेटा आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप वहां तक जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में है ही नहीं भाई जाना क्या है। तो पहला डिसीजन तो ये लीजिए कि जाना क्या है। क्योंकि अक्सर बेटा वो लोग इस बार अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं जो अपने घर से निकलते हैं। अरे गुमराह तो वो गुमराह उसे नहीं कहते जो घर से निकला और फिर गुमराह हो गया, गुमराह तो बेवकूफ कहते जो घर से ही नहीं निकला। तो पहली बात तो ये डिसाइड कीजिए कि आपको जाना क्या है। अरे कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने ये सोचा कि मुझे ननियाल में जाना है और आप फिर घर ही रह गए, या फिर आप बुआ जी के पहुंच गए, ऐसा हुआ है कभी? अरे किसी के साथ ऐसा हुआ कि ननियाल जाना है मुझे, नांदेरा की सोचो और बुआ जी के चले वो आओ एक दिन बताओ, कभी नहीं होता बेटा। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको जाना कहां है। फिर उसके बाद में आता है उसको एक्टिव क्रियान्वित करने की बात। तो क्रियान्वित जो है ना, उसके लिए बेटा एक वेल प्लान होना चाहिए आदमी का, एक अच्छा जो है ना एक अच्छा जो है एक विचार होना चाहिए मुझे वहां तक जाना है। तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि मुझे करना क्या है जिंदगी में, क्या बनना है। और जैसा आप सोचोगे बेटा, जैसा सोचोगे वैसा आपका बनना तय है। एक कलेक्टर के साथ रहकर आदमी कलेक्टर बनता है, एक कंडक्टर के साथ रहकर आदमी कंडक्टर ही बनता है। यही स्थिति होती है बेटा। एक अपनी ताकत को आप जगाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी सोच लोगे ना कि मैं मुझे जो है ना ये करके दिखाना है दुनिया में, और इसमें अहम रोल किसका होता है। देखिए एक रोचक बात बता रहा हूं आपको, आदमी को सबसे आगे ले जाने में सबसे बड़ा सहयोग होता है उसके अपमानों का। मां कहती है बेटा पढ़ ले रहे पढ़ ले रहे पढ़ ले रहे, पिताजी कहते हैं पढ़ ले रहे पढ़ ले रहे पढ़ ले रहे हैं, अपन जो है उसको ज्यादा गौर नहीं करते। लेकिन एक आदमी एक सड़क पे खड़ा हुआ आवारा चोरा ये कहते ओए लपोट, कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, तू क्या बकवास करता फालतू की, कहां से आया तू। अरे वो अपमान जो है बेटा, वो अपमान आदमी को कई बार नहीं 101% वो अपमान बेटा आदमी को बहुत ऊपर तक ले जाता है। अरे मैं सर कई बार अपनी कहानी में कहता हूं कि बहुत सारे लोग मुझे ये कहते थे कि तू इधर मत चलाना बस, उधर मत चलाना बस, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा ये नहीं हो सकता, तेरा वो नहीं हो सकता। मैंने कहा यार बढ़िया है, आप सब जितनी बातें मुझसे कहोगे ना उतना ही मैं आगे निकलता चला जाऊंगा। इसलिए और आज भी सर बेटा यहां जैसे गुरुजन ने कितना बढ़िया पढ़ा ले, आप भूल जाएंगे थोड़े दिनों बाद में सारे जो है ना, कितना ही बढ़िया हम आपको गिफ्ट दे दे आप भूल जाएंगे, कितना ही बढ़िया हम आपको खाना खिलाते आप भूल जाएंगे। लेकिन एक आदमी जिंदगी में एक चीज को नहीं भूलता, वो अपमान। अरे बस में बैठा हुआ आदमी कहते हो तू क्या कर लेगा, क्या है तू क्या कर सकता तू, मेरा तेरे से पता नहीं मेरे किसने देखे बेटा। वो इतनी सी बात जो है ना, वो अपमान जो है वो आदमी को महान कर देता है कई बार। ये चीजें अब कुछ लोग, अब जो मैं 2 कहानी और आपको बताने जा रहा हूं, वास्तव में एक बड़ी मतलब रुला देने वाली कहानी। आप देखिए एक है हंगरी एक कंट्री है, वहां पर 1938 की बात बता रहा हूं आपको। 1938 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी पिस्टल शूटिंग की, और एक खिलाड़ी था केरली, मैंने 1-2 क्लास में पहले सुना भी थी कहानी। केरली नाम का एक खिलाड़ी था, वो आर्मी में था और 1938 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप उसने जीती थी पिस्टल में। अब 1940 में ओलंपिक होने वाला था, और 1940 के उसका जो उद्देश्य था, अब मैं गिरधा जी को ये भी नहीं कह सकता मैं स्विच ऑफ करूं अब तो खुद ही सोचा कर ले। तो केरली खिलाड़ी जो था उसने 1938 की जो है नेशनल चैंपियनशिप जीती। 1938 के बाद में जो है लास्ट टाइम चल रहा
जीती, उसके बाद में जिस हाथ से वो पिस्टल चलाता था, बेटा इधर ध्यान देना है, जिस हाथ से वो पिस्टल चलाता था उसका हाथ जो है ना ग्रेनेड फटने से पूरा हाथ चला गया। अब ऐसी स्थिति में केरली को क्या करना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो, आपके हिसाब से तो घर में बैठ कर रोना चाहिए था उसको। बैठ गई यूं भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, ये हाथ चला गया मेरा, है आसपास के सबको जो है ना सबके पास जाना चाहिए, उनके कंधे पे जो है ना अपना सिर टेक के रोना चाहिए था। लेकिन केरली ने ऐसा नहीं किया बेटा। केरली 1 महीने हॉस्पिटल में रहा, हॉस्पिटल से बाहर निकल के उसने फिर उसके दिमाग में एक जुनून था और उसने सारा जो अपना ध्यान था, वो जो हाथ उसके पास बचा हुआ था बायां हाथ, उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाया और 1 साल तक अपने घर में उसने जो है ना छुप के, दुनिया से छुप के वापस किस हाथ से तैयारी करना चालू कर दिया। अरे जिस हाथ से आदमी लिख नहीं सकता उस हाथ से उसने जो है पिस्टल चलाना चालू कर दिया। और जब 1 साल बाद में दोबारा जब राष्ट्रीय वो प्रतियोगिता हुई अगले साल 1939 में, तो वहां पर वो चला गया। वहां पर गया तो वहां के जो खिलाड़ी थे जो पिस्टल उस प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे, उन सबने उसको कहा यार बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप यहाँ आए, आप जो कितने महान हो। पहली बात तो देख के चौंके, उसके बाद बोले आप कितने महान हो, कितने तगड़े आदमी हो, आप में कितनी खेल भावना है, आप हमें जो है ना प्रोत्साहित करने के लिए आप यहाँ आए हो, आप में जो कितनी टीम स्पिरिट है, कितने अच्छे इंसान है आप। तो केरली ने क्या कहा पता है? केरली ने कहा मैं आपका हौसला बढ़ाने नहीं आया हूं यार, मैं खेलने आया हूं। तो सारे हंसने लगे यार कैसे खेलेगा, तेरा तो जिस हाथ से तू करता था शूटिंग, पिस्टल चलाता था, वो तेरा चला गया। तो उसने कहा कि आप देखते जाओ मैं क्या करता हूं। और भैया जी 1939 का राष्ट्रीय चैंपियनशिप उस आदमी ने बाएं हाथ से जीती। अरे सारे लोग लड़ रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, क्योंकि सबके 2-2 हाथ थे और उनमें से बढ़िया वाला हाथ जो है ना उससे पिस्टल चला रहे थे। और मिस्टर केरली किससे लड़ रहा था? ओनली हैंड से, एक ही हाथ था उसके। लेकिन केरली ने बेटा वो प्रतियोगिता जीती। उसके बाद में उसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतना नहीं था, उसका उद्देश्य था ओलंपिक में पदक जीतना। 1940 के ओलंपिक में उसने जबरदस्त तैयारी की, खूब तैयारी की। लेकिन वर्ल्ड वार की वजह से 1940 का ओलंपिक कैंसिल हो गया। फिर एक बार शानदार झटका उसको किस्मत ने, भगवान ने फिर उसको एक बार झटका दिया, लेकिन उसमें फिर भी पद नहीं आ रही। 1939 के ओलंपिक की तैयारी चालू कर दी उसने। 1944 में भी ओलंपिक कैंसिल, फिर हिम्मत नहीं आ रही। 1948 के ओलंपिक की तैयारी चालू कर दी उसने और 1948 में ओलंपिक हुए और उस ओलंपिक में केरली ने फिर गोल्ड मेडल जीता बेटा बाएं हाथ से। सारे लोग राइट अपने बेस्ट हैंड से, वो आदमी ओनली हैंड से, फिर उसने जीता। 1948 के बाद में 1952 में उसने गोल्ड मेडल जीता। और ये ओलंपिक के इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी खिलाड़ी ने लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हो, पहली बार हुआ था। और दुनिया में धूम मचा दी उस केरली ने। तो बेटा ऐसा है, आदमी जो सोच ले ठान ले कि मुझे वहां तक जाना है, वहां तक वो जाके रहता है। और इस केरली से बेटा मुझे तो कोई आज तक उदाहरण नहीं मिला जो एक हाथ टूट गया फिर भी रोना नहीं रोया उसने, और अपने दूसरे हाथ से, बचे हुए हाथ से उसने जो है ना उस ओलंपिक को जीता। उसके बाद में एक कहानी आपके तेंदुलकर की है। मुझे लग रहा है आप शायद ज्यादा ही थोड़ा सा आपका उत्साह ढीला पड़ रहा है, तो मैं तेंदुलकर वाली बात करता हूं। तेंदुलकर भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, 16 साल की उम्र तेंदुलकर की थी। अब उस टाइम जो है पाकिस्तान टीम में वकार यूनुस और वसीम अकरम जो दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज हुए, उनके बराबर ब्रेट ली ने भी गेंद नहीं फेंकी आज तक, इतने खतरनाक खिलाड़ी थे वो। तो उनके सामने भारत की स्थिति यह थी कि 22 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए, पाकिस्तान में मैच चल रहा था। अब सचिन तेंदुलकर को भेज दिया गया, 16 साल की उम्र थी। वहां जाके तेंदुलकर जी खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में लोगों ने कहा यार ये कैसे खेल पाएगा, 16 साल का लड़का है। वकार यूनुस ने बॉल डाली। वकार यूनुस की बॉल, उस टाइम जो खिलाड़ी खेल रहे थे जो पहले आउट हुए थे, उन सबने ये कहा था कि ये पिच दुनिया का सबसे तेज पिच है, किसी को बॉल दिख ही नहीं रही थी, किधर से बॉल आ रही थी किधर जा रही थी किसी को नहीं दिख रही थी। स्थिति मतलब बड़ी खराब थी। और तेंदुलकर को जो ना उसके सामने खड़ा कर दिया गया और उसके लिए बैटिंग के लिए चला गया। पहली बॉल आई तेंदुलकर के नाक के पास से निकल गई। दूसरी बॉल बाउंसर थी वकार यूनुस की। वकार यूनुस बहुत खतरनाक गेंदबाज था और दूसरी गेंद सीधी आके नाक पे लग गई और तेंदुलकर वही डेढ़, पूरा कपड़े खून में, उसका फिजियोथेरेपिस्ट बग रहा है, रुई लगती उसके ऊपर, स्थिति बड़ी विकट हो गई। सिद्धू के खुद के शब्द बेटा सिद्धू ने कहा था सारी बातें जो बता रहा हूं। और तेंदुलकर की ये हो गई मैं अब तो रिटायर्ड हाइट होकर चला जाएगा। खुद सिद्धू ने उसको कहा कि तू चला जा, 2 घंटे बाद में आ जाना, रिटायर्ड हाइट हो जा और वापस आ जाना। 2 घंटे बाद में जो तेज गेंदबाज है इनके और भी पूरे हो जाएंगे और तू ठीक रहेगा। तो अब उस टाइम अचेत था, बेहोश हो गया एक तरह से।
जब उसकी रुई हटाई, उसके कपड़े जो है ना साफ किए, उसको खड़ा किया, उसको कहा तू वापस चला जा, रिटायर्ड हो जा, अभी थोड़ी देर बाद जो है ना वापस आ जाना। लेकिन तेंदुलकर ने जो 2 शब्द कहे, वो 2 शब्द बेटा क्रिकेट के और भारत के इतिहास में बहुत बड़ी बात होगी। 2 ही शब्द कहे उसने, उठ के उसने अपना मुंह साफ करके तेंदुलकर ने कहा मैं खेलेगा। मराठी है, उसको हिंदी नहीं आती, मैं खेलूंगा ऐसे नहीं कहा, मैं खेलेगा। और सिर्फ इन 2 शब्दों ने बेटा भारत की क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। जहां भारत की क्रिकेट में कोई अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान के सामने टिकने वाले खिलाड़ी नहीं थे, और एक तेंदुलकर को लाके खड़ा कर दिया। तेंदुलकर ने वो पारी ऐसी खेली कि आज भी तेंदुलकर उस पारी को जब भी उसका जिक्र होता है तो बेटा वो एक सर्वश्रेष्ठ पारी में गिरता है कि मेरी वो 57 रन बनाए तेंदुलकर ने, नाबाद। स्थिति ये थी कि वकार यूनुस के सामने कोई भारत का खिलाड़ी आंख नहीं मिला रहा था सामने। पहली बार तेंदुलकर ने उससे आंख से आंख मिला के बात की, बोल अब बोल गए। और कहा तो वकार यूनुस के जो है ना विकेट के विकेट लेते जा रहा था, उसकी हालत खराब कर दी। नवजोत सिंह सिद्धू और तेंदुलकर ने उस मैच में 105 रन की नाबाद पारी खेली थी। 57 रन तेंदुलकर के थे उनमें से, और 97 नॉट आउट सिद्धू के थे। सिद्धू पहले से खेल रहा था। 105 रन की यादगार पारी, और उस टाइम का वो टेस्ट क्रिकेट में छठे विकेट के लिए सबसे बड़ा साझेदारी थी। अब देख लीजिए अगर तेंदुलकर, और फिर लोगों ने जब उस टीवी पे वो लगा ना, तो टीवी देखने वाले लोगों ने, महिलाओं ने, सबने ये कहा कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो अन्याय है। एक इतने तेज गेंदबाज के सामने 16 साल लड़कियों को खड़ा कर दिया, ये तो गलत है, ये तो मानवाधिकार का उल्लंघन है, ये है वो है। लेकिन तेंदुलकर ने जो है ना सबको, क्योंकि उस दिन अगर तेंदुलकर आउट हो जाता, चला जाता, तो बेटा शायद तेंदुलकर का भी अंत हो जाता, और वकार यूनुस और वसीम अकरम के सामने किसी की खेलने की हिम्मत भी नहीं होती। वकार यूनुस और वसीम अकरम के सामने शायद कोई टिक भी नहीं पाता आगे। लेकिन तेंदुलकर के 2 शब्दों ने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में नई चीज ला दी कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। अब बात होती है विश्वास की। देखिए जो भी आप काम कर रहे हैं, आप ये मानिए कि मैं इसमें सफल होऊंगा, मुझे इसमें सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सफलता जो है ना वो मुझे मिलनी फाइनल है। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है, उसको लगता है कि मुझे 90+ % बनानी है, तो बेटा उसके दिमाग में ये बात 24 घंटे चलनी चाहिए कि मेरे 90+ बन गई, मेरे 90+ या मेरी मेरिट आ गई। और मैं उसको मतलब खुले आंखों से उसमें देखना चाहिए कि मेरी मेरिट आ गई, कैसे लोग खुश हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे। और दिन में कम से कम 4 बार उसको उस बात को याद करना चाहिए, 4 बार उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब किसी आदमी के विचार प्रबल होते हैं, अरे किसी के भी विचार प्रबल होते हैं, तो सारी सृष्टि उसकी सहायता में लग जाती है। ये किसी दार्शनिक ने कहा और बिल्कुल करेक्ट कहा है। मैंने सुबह सुबह भी कहा था कि हमारे विचार प्रबल थे, तो चौमू से नारायण सिंह जी चल के आगे, नारायण सिंह जी चल के आगे, शायद अपने ज्यादा ही तो ये सारा कार्यक्रम करने को लेके जो आयोजन करने का जो हमारा विचार था, शायद वो प्रबल था कि नारायण सिंह जी आगे। तो जब आदमी के, किसी भी आदमी के विचार प्रबल होते हैं, तो सारी सृष्टि उसकी सहायता करने में लग जाती है, पूरी सृष्टि। अरे दुनिया की सारी जो असुरी शक्तियां हैं, सारी जो देवी शक्तियां हैं, सारी की सारी जो है आदमी की सहायता में लग जाती है जब उसके विचार मजबूत होते हैं। अगर विचार ही ऐसे ही भाई ठीक है, कर लेता हूं, हो जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो बेटा वो कभी जो है ना वो भी आदमी कामयाब नहीं होता है। उसको तो दिमाग में ही रखना चाहिए कि मुझे तो कामयाब होना है, हर कीमत पे कामयाब होना है, चाहे दुनिया की किसी भी जो है ना किसी भी चीज से मुझे भिड़ना पड़े, किसी भी रास्ते से मुझे भिड़ना पड़े, है किसी भी गोलियत से मुझे भिड़ना पड़े, मैं जीतूंगा। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, बेटा पत्थर को जो है ना, मैं कई बार कहता रहता हूं, पत्थर को उठाते हैं, इतने ताकतवर होते हैं कि पत्थर उठाया, पहाड़ का ना पत्थर इतना मोटा, और उसको ऐसे करके कचूमर निकाल देते उसका, कितना ताकतवर है वो आदमी। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पत्थर को उठाते ही नहीं, वो केवल उस पत्थर को देखे, केवल उसके ऊपर 5 मिनट कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, ऐसे देखते रहते हैं 5 मिनट, और पत्थर पड़े आकर टूट जाता है। बताइए दुनिया में ताकतवर कौन है? जिसने पत्थर उठा के तोड़ा? अरे वो ताकतवर है जिसने पत्थर को छुआ ही नहीं, सिर्फ उसने यही देखा। अरे आज भी मैं बहुत बार कहता हूं, आज भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, आज भी हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में कुछ लोग ऐसे हैं जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, हजारों सालों से आज भी तपस्या कर रहे हैं। इस कलयुग में भी वो लोग तपस्या कर रहे हैं, और उनमें इतना दिव्य शक्ति है कि वास्तव में किसी चीज की तरफ नहीं देंगे, और उनके मन में आए कि ऐसा हो जाए, ये टूट जाए, तो वो चीज टूट जाती है। उस चीज को टूटना ही पड़ता है, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास के लिए मैं एक कहानी सुनाया करता हूं। एक बार बरसात नहीं हुई अमेरिका में बरसात नहीं हुई, तो सारे लोगों ने निर्णय किया कि हम सब, जैसे हिंदू धर्म में क्या करते हैं, एक यज्ञ करवाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, नहीं करते बरसात के लिए। अरे भला जगह जो है ना बहुत सारे पंडित लोगों ने जो है ना वहां अनुष्ठान करवाया, वहां ये करवाया करते हैं।
तो अमेरिका में यह निर्णय लिया गया कि बरसात करवाने के लिए हम सब जो है ना चर्च के सामने जो खुला मैदान पड़ा हुआ है वहां इकट्ठे होंगे। अब सारे लोग जो है ना वहां जा रहे थे, तो एक लड़का भी उनके साथ जा रहा, छोटा सा लड़का, और वो छोटा सा बच्चा अपने साथ छत्ता लेके जा रहा था, छांगी जिसको मारवाड़ी में कहते हैं। अरे हाथ में छत्ता लेके जा रहा था, तो किसी ने कहा, बोला अरे भाई कहे छोटे बच्चे, बोला हाँ अंकल बोलिए कहां जा रहा है? बोला आप कहां जा रहे हैं? बोला हम तो बरसात मांगने जा रहे हैं भगवान से। तो बोला मैं भी आपके साथ बरसात मांगने जा रहा हूं। तो कुछ छत्ते क्या करेगा, छत्ता क्यों लेके जा रहा है वहां? उस छोटे से बच्चे के जो जवाब थे ना, उसने वहां खड़े सभी लोगों की मुंह बंद कर दिया। उसने छोटे बच्चे को क्या कहा कि अंकल आप वहां क्यों जा रहे हैं? तो उस अंकल ने खिड़की कहा, अरे तेरे को बताया ना हम बरसात मांगने जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो कहा ना तेरे को। तो अंकल जब हम बरसात मांगने जा रहे हैं तो बरसात तो होगी, और बरसात होगी तो मैं तो छत्ता लेके जाऊंगा, आप कहां छिपेंगे फिर? अरे आप भीग जाएंगे क्या? आप कहां छिपेंगे आप? तो उसने अंकल ने कहा बच्चे को, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। बच्चे ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप, ऐसे थोड़ी होता है? ऐसे थोड़ी होता है। तो क्यों परेशान हो रहे हो आप क्यों परेशान हो रहे हो? जब आप भगवान से प्रसाद मांगने जा रहे हैं और भगवान प्रसाद नहीं करेगा तो क्यों मांगने जा रहे हैं? उस बच्चे ने कहा कि या तो फिर इसका मतलब है जिससे आप मांगने जा रहे हो, जिस भगवान से आप मांगने जा रहे हो उस भगवान की औकात ही नहीं है प्रसाद देने की, और या आपकी प्रार्थना में ताकत नहीं है। दोनों में से एक काम है, या तो उस खुदा की जिसके पास आप मांगने जा रहे हो उसकी औकात नहीं है कि आप उससे मांगे और वो आपको दे दे, और या फिर आपकी प्रार्थना में ताकत नहीं है। मेरी प्रार्थना में ताकत है, मैं प्रसाद मांगने जा रहा हूं और खुदा भी मेरा ऐसा है कि वो प्रसाद देगा, इसलिए मैं साथ छत्ता लेके जा रहा हूं। आप बिगड़ा मैं तो नहीं बिकूंगा। बोलो कितनी बड़ी बात है, छोटे शब्दों में कितनी बड़ी बात। अरे ये तो जब आप किसी से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, तो आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए आप में और आपकी प्रार्थना में कि जब मैं भगवान, ये तो मांगूंगा ही नहीं भगवान, मैंने दुनिया में मैं किससे मांगूंगा ही नहीं। अरे दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, आप 2 तरह के लोगों में से कोई एक बन जाओ, या तो बेटा शुद्ध रूप से लीडर बन जाओ। लीडर का मतलब